क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस राज्य की राज्यपाल थे? हाल ही में T20 विश्व कप की घोषणा की गई है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटर कौन बने? पराग कैलेंडर किसने विकसित किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज की वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस राज्य की राज्यपाल थे? इमेज आप देख सकते हैं, बेबी रानी मौर्य ने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और बेबी रानी मौर्य ने 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड की राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। हाल ही में दोस्तों 3 साल पूर्ण हुए, 2 साल अभी बाकी थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेबी रानी मौर्य को कुछ महत्वपूर्ण काम सौंपने जा रही है। इसलिए शायद दोस्तों बेबी रानी मौर्य ने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले वो दिल्ली आई थी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी भेंट की थे। 3 साल पहले उत्तराखंड में राज्यपाल की कमान संभालने वाली आगरा निवासी बेबी रानी मौर्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। क्या? उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। उनसे पहले मार्गरेट आल्वा प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है। तो दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो आंसर होना चाहिए मार्गरेट आल्वा। और उत्तराखंड की द्वितीय महिला राज्यपाल कौन बनी? बेबी रानी मौर्य। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन बने थे, तो हमारा आंसर होना चाहिए सुरजीत सिंह बरनाला। क्या? सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल बने थे। और दोस्तों यहाँ राज्यपाल का जिक्र किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है वो भी तो याद होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उनके पद से हटा भी सकता है। तो यह दोस्तों आर्टिकल मत भूलिएगा, अनुच्छेद 156 में इसी तरह का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आगामी T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर किसको बनाया गया है? दोस्तों आगामी ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर घोषित किया गया है, बनाया गया है कैप्टन कूल MS धोनी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है MS धोनी। MS धोनी को आगामी T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया है। पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट का पहला एडिशन अपने नाम किया था। क्या? पहला T20 विश्व कप हमारे भारत देश ने जीता था। किसकी कप्तानी में? MS धोनी की कप्तानी में। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान भी कर दिया है। और टीम की कमान किसको सौंपी गई है? विराट कोहली जी को। और उप कप्तानी की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? रोहित शर्मा के कंधों पर है। तो दोस्तों यह भी याद रख लो कि टीम की कमान विराट कोहली संभालेंगे, जबकि उप कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर होगी। लेकिन दोस्तों यह ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कब और कहां होगा वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है।
तो दोस्तों याद रखो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूएई और ओमान में अक्टूबर नवंबर में आयोजित होने वाला है। और दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हैं T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई ओमान में आयोजित होगा। और भारत के मुकाबले की बात करें तो 24 अक्टूबर बनाम पाकिस्तान दुबई में, यानी कि हमारा पहला मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। और 31 अक्टूबर हमारा मैच होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। 3 नवंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ, 5 नवंबर को दोस्तों यहां जो ग्रुप बी और ग्रुप ए बनाए गए हैं, तो इसी तरह का कुछ शेड्यूल है। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही भोगदोई नदी किस नदी की दक्षिण तट से जुड़ने वाली सहायक नदी है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में आई यह भोगदोई नदी किस नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट से जुड़ने वाली एक सहायक नदी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन यह भोगदोई नदी करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, नागालैंड में बड़े पैमाने पर कोयला खनन, चाय बागानों से अपशिष्ट निर्वहन और अतिक्रमण असम में भोगदोई नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और वर्ष 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भोगदोई को असम की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक और देश की प्रदूषित नदियों में 351वीं प्रदूषित नदी घोषित किया था। किसको? यह भोगदोई नदी को। और भोगदोई नदी का परिचय मैं आपको दिलाऊं तो यह नागालैंड के मोकोकचुंग, कहां? मोकोकचुंग से निकलती है, जहां से इसे सुजेनयोंग नाला के नाम से भी जाना जाता है। कहां से निकलती है? नागालैंड के मोकोकचुंग से निकलती है यह भोगदोई नदी, जिसे सुजेनयोंग नाला के नाम से भी जाना जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिण तट से जुड़ने वाली एक सहायक नदी है। और यह एक अंतरराज्यीय नदी है, यानी कि असम और नागालैंड के बीच बहती यह नदी भोगदोई और ब्रह्मपुत्र के संगम के पास धनसिरी नदी में मिलती है। तो दोस्तों यह धनसिरी नदी है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और धनसिरी नदी से मिलती है यह भोगदोई नदी। और दोस्तों यहां हमने जिक्र किया है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। तो दोस्तों यह भी याद रख लो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जब यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तब उनका नाम है सियांग या दिहांग। और यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। और पूरा यहाँ मैप देख सकते हैं, चेमायुंगडुंग हिमनद से यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम स्थल है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सादिया शहर से प्रवेश होता है। और उनकी बहुत सी दोस्तों उपनदियां हैं जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोरा। तो इसी तरह की बहुत सी उपनदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो याद रखो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कोलोंग नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, बेकी नदी, रैदक नदी, जलढाका नदी, तीस्ता नदी और सुबनसिरी नदी। यह सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। चौथा क्वेश्चन, पराग कैलेंडर, क्या पराग कैलेंडर किसने विकसित किया है? पराग कैलेंडर PGIMER और पंजाब विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर यह पराग कैलेंडर तैयार किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। लेकिन PGIMER का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? तो पूर्ण स्वरूप है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि PGIMER और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए, किसके लिए? चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है, जो भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का पहला प्रयास है। क्या यह पराग कैलेंडर किसी भी शहर के लिए पहला प्रयास है और तैयार किया है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और साथ दिया है पंजाब विश्वविद्यालय ने। पराग कैलेंडर की बात करें तो पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई वायु जनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है।
पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई वायु जनित पराग के समय की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिमाग में और भी क्वेश्चन उठता होगा कि पराग क्या है। परागकण नर जैविक संरचनाएं हैं जिनका प्राथमिक दायित्व गर्भाधान होता है, लेकिन जब मनुष्यों द्वारा सांस ली जाती है तो वे श्वसन प्रणाली पर दबाव डाल सकते हैं और एलर्जी का कारण बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पराग। पांचवा क्वेश्चन, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 सितंबर बोले तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोगों को फिट और स्वस्थ बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। क्या यह दिवस लोगों को फिट और स्वस्थ बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है? और इस वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी और इससे प्रभावित लोगों के प्रबंधन तथा उपचार में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर केंद्रित है। 8 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में वर्ष 1996 में नामित किया गया था यह दिवस। ओके दोस्तों, यहाँ आप एक बार फिर से इमेज में देख लीजिए, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे या तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, फिजियोथेरेपी है क्या? मेडिकल साइंस की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जाता है। छठा क्वेश्चन, वाराणसी चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत किसने की? वाराणसी चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत की है। मकसद क्या है? जल पर्यटन को बढ़ावा देना। और यह क्रूज सेवा गंगा नदी में वाराणसी से मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक संचालित होगी। कहां से कहां तक? वाराणसी से मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक यह सेवा संचालित होगी। और यहाँ चुनार किले की बात करें तो चुनार किले को चंद्रकांता चुनारगढ़ और चरणाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? चुनार किले को चंद्रकांता चुनारगढ़ या तो चरणाद्रि के नाम से भी जाना जाता है। और यह किला गंगा नदी के तट के पास कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है। और इस किले का इतिहास तकरीबन 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। सातवां क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का उद्देश्य क्या है? दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना है। दोस्तों याद रख लो, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ होने जा रहा है। तो इसका मकसद क्या है? देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना है। और सर्वेक्षण के लिए एक विशेष एजेंसी का चयन किया गया है जो प्रमुख मानदंडों के आधार पर गांवों, जिलों और राज्यों की रैंकिंग तय करेगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा। और सर्वेक्षण के दौरान इन गांवों में स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इससे पहले 2018 और 2019 में शुरू किया था,
तो किस मंत्रालय ने यह स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू किया है? तो याद रखो, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने यह स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दोस्तों पहले 2018 और 2019 में शुरू किया था। 8वां क्वेश्चन, मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने C295 MW परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी? हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तकरीबन 56 C295 MW परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 56। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने मेसर्स एयरबेस डिफेंस और स्पेस SA स्पेन से उन्हें खरीदने की स्वीकृति दे दी। C295 MW परिवहन विमान 5 से 10 टन वजन ले जाने में सक्षम है और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीने के अंदर स्पेन से 16 विमान प्राप्त होंगे। कहां से? स्पेन देश से 16 विमान प्राप्त होंगे सिर्फ 48 महीने के अंदर। 9वां क्वेश्चन, जलवायु संकट हेतु विशिष्ट मंत्रालय का गठन किसने किया है? जलवायु संकट हेतु एक विशिष्ट मंत्रालय का गठन ग्रीस देश की सरकार ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रीस सरकार। हाल ही में ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है और यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त कौन? क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स को मंत्रालय का प्रमुख नामित किया गया है और ग्रीस द्वारा गठित मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस एंड सिविल प्रोटेक्शन का प्राथमिक दायित्व जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बढ़ते तापमान से निपटने और अग्निशामक एवं आपदा राहत कार्यों को बढ़ावा देने हेतु नीतियों का निर्माण करना है। 10वां क्वेश्चन, हर्ष भूपेंद्र बंगारी किस बैंक के नए MD बने? इमेज में आप देख सकते हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी हाल ही में एक्सिम बैंक के नए MD बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सिम बैंक और यहाँ टाइटल को पढ़ सकते हैं, हर्ष भूपेंद्र बंगारी अपॉइंटेड एज MD ऑफ एक्सिम बैंक। केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। किसको? हर्ष भूपेंद्र बंगारी को। और इससे पहले बंगारी एक्सिम बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे और हर्ष भूपेंद्र बंगारी को 3 साल की अवधि के लिए या सरकार के अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। क्या? हर्ष भूपेंद्र बंगारी को 3 साल की अवधि या सरकार के अगले आदेश तक के लिए नियुक्त किया गया है और वह मौजूदा MD डेविड रस्किन्हा की जगह लेंगे। क्या? हर्ष भूपेंद्र बंगारी किसकी जगह लेंगे? डेविड रस्किन्हा की जगह लेंगे और जिन्हें इससे पहले 20 जुलाई 2014 को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था। और यहाँ हमने जिक्र किया एक्सिम बैंक का यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1982 को। और भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। 11वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सतीश पारेख को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सतीश पारेख। इमेज में आप देख सकते हैं अशोक बिल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर सतीश पारेख ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी कि IRF के इंडिया अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से सतीश पारेख को IRFIC के अध्यक्ष के रूप में चुना है। और सतीश पारेख ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक शुभमय गंगोपाध्याय का स्थान लिया है। जिनेवा स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय IRF दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है। और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1948 में। और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में। आगे बात करें तो 12वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान में नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? अफगानिस्तान देश में
या नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं मुल्ला हसन आखुंद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुल्ला हसन आखुंद। इमेज में आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में तालिबान ने नई कार्यवाहक सरकार की घोषणा कर दी है। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुल्ला हसन आखुंद नई सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे और मंत्रिमंडल में कोई भी महिला सदस्य नहीं है। क्या? मंत्रिमंडल में कोई भी महिला सदस्य नहीं है। और मुल्ला हसन आखुंद पिछले 20 साल से अमेरिका और सैन्य बलों पर हमलों में शामिल सामूहिक नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष थे और राजनीतिक कार्यालय समूह के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। कौन? यह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। दो व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसको? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को। और कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख, क्या? कुख्यात हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे शैलेंद्र सिंह कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं सुर्खियों में रहे यह शैलेंद्र सिंह एक जाने माने जीव विज्ञानी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीव विज्ञानी। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? 3 अति लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। शैलेंद्र सिंह को टर्टल सर्वाइवल अलायंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। और बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार की भी बात कर ले तो यह पुरस्कार 2006 में अंतरराष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। कब? वर्ष 2006 में यह बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार स्थापित किया गया था। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। और कपिल देव को भी पीछे छोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था जसप्रीत बुमराह। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है अमित जांगीड़, उन्होंने सही आंसर दिया। साथ साथ यह भी लिखा है कि 24 मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। किसको पीछे छोड़ दिया है? कपिल देव जी को। और म्यू जोशी ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। आदित्य कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सुभाष शर्मा बिल्कुल सही आंसर दिया है जसप्रीत बुमराह। और सुभाष शर्मा ने एक बात लिखी कि सर आज लेट हो गए आप, सुबह से कई बार चेक किया वीडियो नहीं मिला। दोस्तों टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा हुआ है और अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे बात करें तो श्याम भेसाणिया ने जसप्रीत बुमराह के बारे में डिटेल में बताया है। थैंक यू सो मच। सेनवा संजय, आपकी बेस्ट कमेंट। और उन्होंने लिखा है कि भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक अनूठा रिकॉर्ड स्थापित किया है। और नीलोफर मीर, सुलेंद्र नायक और सुरेंद्र चावड़ा, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सुरेंद्र चावड़ा ने लिखा है कि जसप्रीत बुमराह 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट लिए और प्रीवियस रिकॉर्ड कपिल देव जी के नाम पर था। उन्होंने 25 मैच में 100 विकेट चटकाए थे। यानी कि जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव जी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहां किया गया? भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहां किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।